बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स? आई होप कि आप सब लोग पहले की तरह खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 के हम लोग एक्सरसाइज के तमाम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर में। प्रॉब्लम नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें क्या कह रहा है? अच्छा, देखें आप लोगों ने पूरे बोर्ड के ऊपर अभी फोकस नहीं करना। अगर आप लोग पूरे बोर्ड के ऊपर फोकस करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना फोकस करना है, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1 हमें क्या कह रहा है चैप्टर नंबर 1 का? What is the percent uncertainty? अब ये uncertainty क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। What is the percent uncertainty in the measurement 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर? सवाल हमसे क्या कह रहा है कि इस मेजरमेंट में क्या मेजरमेंट दी है? 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। इस मेजरमेंट में आप लोग हमें क्या मालूम करके बताएं? अनसर्टेनिटी मालूम करके बताएं। अच्छा, अब आप लोगों ने ये बात देखनी है, ये मेजरमेंट हमें किसकी दी हुई है ये नहीं दिया हुआ हमें सवाल में, बस हमें किसी भी चीज की मेजरमेंट दी हुई है, बस ये दिया हुआ। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट की वैल्यू गिवन है, ये नहीं बताया गया कि ये मेजरमेंट किस चीज की है। सही है। अब हमें इस मेजरमेंट में यानी कि 3.67 प्लस माइनस 0.25 में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। अभी आखिरकार अनसर्टेनिटी है क्या, इस बात को आप लोगों ने गौर से समझना है। देखें, ये जो प्लस माइनस 0.25 लिखा हुआ ये आखिर है क्या, इस बात को समझना है। मुझे वैल्यू क्या दी है मेजरमेंट की? 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। ठीक है, यही दी है। अब 3.67 के साथ प्लस माइनस 0.25 लिखा हुआ है, यानी कि 3.67 के अंदर 0.25 प्लस भी हो सकता है और 0.25 माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इस वैल्यू के अंदर ये जो मेजरमेंट की हमें वैल्यू दी है ये वाली वैल्यू 3.67 के अंदर 0.25 प्लस भी हो सकता है और 0.25 माइनस भी हो सकता है, क्योंकि प्लस 0.25 भी लिखा हुआ है और माइनस 0.25 भी लिखा हुआ है। यानी कि इन शॉर्ट 3.67 जो कि हमें मेजरमेंट की वैल्यू दी है, इस मेजरमेंट की वैल्यू के अंदर 0.25 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसके अंदर 0.25 क्या है? अनसर्टेनिटी है। ठीक है, 0.25 इसके अंदर क्या है? इस वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी है, यानी कि अनसर्टेनिटी से मुराद क्या है कि प्लस भी हो सकता है इस वैल्यू में और माइनस भी हो सकता है। तो 0.25 इस मेजरमेंट की वैल्यू के अंदर क्या है? अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई सवाल पूछे कि आप लोग बताएं कि इन दोनों वैल्यूज के अंदर मेजरमेंट की वैल्यू क्या है और उस मेजरमेंट की वैल्यू में अनसर्टेनिटी क्या है, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? आप लोग बोलेंगे कि भाई 3.67 हम लोगों को मेजरमेंट की वैल्यू गिवन है और इस मेजरमेंट की वैल्यू में हमारे पास 0.25 क्या है? अनसर्टेनिटी है, यानी कि प्लस भी हो सकता है इस मेजरमेंट की वैल्यू में और माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा कि 3.67 हमारे पास मेजरमेंट की हमें वैल्यू गिवन है और इस मेजरमेंट की वैल्यू में 0.25 हमारे पास क्या है? अनसर्टेनिटी है। तो अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि आखिरकार ये अनसर्टेनिटी है क्या। ठीक है, अब हमें इसी अनसर्टेनिटी की परसेंटेज मालूम करनी है, तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है। डायरेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। देखें, आप लोगों ने मुझे बता दिया, क्या बताया कि इन दोनों वैल्यूज के अंदर मेजरमेंट की वैल्यू हमारे पास ये है 3.67 और इस मेजरमेंट की वैल्यू में अनसर्टेनिटी क्या है? 0.25, यानी कि मेजरमेंट की वैल्यू हमारे पास 3.67 है और अनसर्टेनिटी हम लोगों को कितनी गिवन है? 0.25 गिवन है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी मालूम करने का? जो वैल्यू आप लोगों को अनसर्टेनिटी की गिवन है, अनसर्टेनिटी की क्या वैल्यू है? 0.25। जो वैल्यू आप लोगों को अनसर्टेनिटी की गिवन है यानी कि 0.25, उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे मेजरमेंट की वैल्यू से यानी कि 3.67 से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आगे देखें भाई, डेटा बनाना शुरू करते हैं। अगर इस किस्म का आगे भी सवाल आए तो आप लोग पहचान जाइएगा कि जो भी प्लस माइनस लिखा हुआ हो तो वो क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी किसी भी मेजरमेंट की वैल्यू में। ठीक है, अच्छा डेटा बनाना शुरू करते हैं।
व्हाट इज द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। अब हम लोगों को मेजरमेंट की वैल्यू आप लोगों ने मुझे बता दिया कि मेजरमेंट हम लोगों को कितनी गिवन है 3.67, और इस मेजरमेंट में 3.67 में अनसर्टेनिटी क्या है 0.25 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेटा बनाता हूँ। मेजरमेंट हम लोगों को कितनी गिवन है जनाब 3.67, लिख दिया 3.67, और आखिर में यूनिट क्या दिया हुआ है मीटर, लिख दिया मीटर। ठीक है, अब इस मेजरमेंट की वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, इस मेजरमेंट की वैल्यू में अनसर्टेनिटी हम लोगों को कितनी गिवन है 0.25, और यूनिट कितना लिखा हुआ है मीटर, लिख दिया मीटर। ठीक है, अच्छा मालूम क्या करने जा रहे हैं, परसेंट अनसर्टेनिटी, यानी कि परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करने जा रहे हैं। ये देखें परसेंट मालूम करने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, जब भी इस किस्म का सवाल आए अनसर्टेनिटी वाला, तो क्या फॉर्मूला होगा, जो वैल्यू आप लोगों को अनसर्टेनिटी की दी हुई है, क्या वैल्यू दी है 0.25, उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे मेजरमेंट की वैल्यू से, यानी कि 3.67 से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। देखें फॉर्मूला क्या है, परसेंट अनसर्टेनिटी मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, जो भी वैल्यू अनसर्टेनिटी की दी हुई है आप लोगों को, उसको आप लोग डिवाइड कर दें मेजरमेंट की वैल्यू से। वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो भी मेजरमेंट की वैल्यू दी है आप लोग उससे डिवाइड कर दें। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मैंने 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, भाई 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे आप लोग 100 कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो वैल्यू आप लोगों को अनसर्टेनिटी की दी हुई है, वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी यानी कि 0.25, उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो वैल्यू मेजरमेंट की दी है 3.67, और क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज मालूम करनी है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, आगे सॉल्यूशन की हेडिंग मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग, बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूला। अबव फॉर्मूला यानी कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू का मतलब है कि जो इधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा नहीं लिख रहा है मैं, तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिख दिया। इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, क्या दी हुई है वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी 0.25, लिख दिया 0.25, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की वैल्यू कितनी दी है 3.67, डिवाइड करा दिया 3.67 से, मल्टीप्लाई बाय 100 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा अब आप लोग अपने कैलकुलेटर्स में 0.25 को डिवाइड करेंगे 3.67 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.068, और मल्टीप्लाई में 100 रहेगा एज इट इज, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग 0.068 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 100 से, तो आप लोगों के पास क्या आंसर आ जाएगा 6.8, और परसेंट यानी कि परसेंटेज मालूम करें ना, तो 6.8% आ जाएगा आंसर। और ये हम लोगों ने मालूम क्या किया है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ये देखें क्या लिखा है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम लोगों ने मालूम कर लिया। कैसे मालूम किया, 0.068 को जब आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेटर्स में, तो क्या आंसर आ जाएगा 6.8, और परसेंट यानी कि हम लोग परसेंटेज मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इस मेजरमेंट के अंदर 3.67 के अंदर हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी है 6.8% है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मालूम कर लिया। अब हम लोग रिजल्ट बना देंगे। भाई रिजल्ट क्या है, सवाल में क्या पूछा गया था कि इस मेजरमेंट में आप लोग अनसर्टेनिटी की परसेंटेज बताएं, तो यही लिख देंगे। मैंने क्या लिखा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, मेजरमेंट के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 6.8%। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज 6.8%। इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्ली डेटा बनाया, फॉर्मूला लिखा, सॉल्यूशन किया और रिजल्ट किया। बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों को सवाल पढ़ते हुए ही बता दिया था, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये पूरा सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल भी तकरीबन बिल्कुल सेम है जो हम लोगों ने अभी न्यूमेरिकल किया, न्यूमेरिकल नंबर 1। व्हाट इज द एरिया एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी ऑफ अ सर्कल। क्या पूछ रहे हैं, एक सर्कल है, उस सर्कल का आप लोगों को सबसे पहले एरिया मालूम करना है, और फिर एंड इट्स अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी, और फिर उस एरिया के अंदर आप लोगों को क्या मालूम करनी है, अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। देखें अभी हम लोगों ने अनसर्टेनिटी का सवाल किया है न्यूमेरिकल नंबर 1 में, हम लोगों को क्या चीज दी हुई थी 3.67 प्लस माइनस 0.25, ये न्यूमेरिकल नंबर 1 में हम लोगों को वैल्यू दी हुई थी। तो इसके अंदर हमारे पास मेजरमेंट की वैल्यू क्या थी 3.67, और उस मेजरमेंट की वैल्यू में यानी कि 3.67 में अनसर्टेनिटी क्या थी
0.25 थी, यानी कि 0.25 इस मेजरमेंट की वैल्यू में प्लस भी हो सकता था और माइनस भी हो सकता था। तो 0.25 इसके अंदर क्या थी, अनसर्टेनिटी थी। तो जब भी प्लस और माइनस का गेम आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप लोगों को क्या गिवन है, अनसर्टेनिटी गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब सही है, हम लोगों को सबसे पहले सर्कल का एरिया मालूम करना है और फिर उस एरिया के अंदर हम लोगों को अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। और उस सर्कल का आप लोगों को रेडियस गिवन है जनाब कितना, 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस क्या होता है, सबसे पहले ये बताता चलूं मैं आप लोगों को, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। रेडियस क्या होता है भाई, देखें ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। आप लोगों को पता है कि सर्कल की ये वाली चीज क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस, ठीक है। सर्कल की जो ये वाली चीज होती है ये क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया जनाब सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर आ गया। अब रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक, सरकमफेरेंस ये है ना, मैंने आपको भी बताया, सेंटर से लेके, सर्कल का सेंटर आ गया, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो भी फासला होता है हम लोग उसको कहते हैं रेडियस। और ये फासला हर जगह से क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्कल लिया ना मैंने, बिल्कुल सर्कल का सेंटर लिया है, तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का फासला हर जगह से आप लोग मेजर करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखिए नजर भी आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। हर जगह से फासला क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक जो भी फासला होता है हम लोग उसे नाम देते हैं रेडियस का। और ये रेडियस एक तरीके का क्या लग रहा है आप लोगों को, रेडियस भी एक तरीके का डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन यहाँ तो रेडियस का डिस्टेंस सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में नहीं दिया हुआ, ऐसा यूनिट तो मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने इसको डेटा के अंदर मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तो इसलिए मीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया कि आप लोगों के बुक में जो आंसर दिया हुआ है आखिर में वो दिया हुआ है सेंटीमीटर्स के अंदर ही दिया हुआ है आंसर, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर मीटर के अंदर कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को सवाल पढ़ के बता दिया, हम लोगों को एक सर्कल का एरिया मालूम करना है और फिर हम लोगों को उसके अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है उस एरिया के अंदर, और हम लोगों को रेडियस गिवन है उस सर्कल का 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इस सवाल के अंदर हम लोगों को एक चीज इनकम्प्लीट दी हुई है, ठीक है, यानी कि एक चीज मिसिंग है, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या किसी भी चीज की मिसिंग है वो चीज, ठीक है। वो चीज मिसिंग क्या है, इस सवाल के अंदर हम लोगों को अगर रेडियस की अनसर्टेनिटी नहीं दी हुई होती तो हम लोग ये सवाल सॉल्व नहीं कर सकते थे। वो मैं अभी आप लोगों को जो आगे फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। तो इस सवाल के अंदर आप लोगों की बुक में मिसिंग है वो चीज, यहाँ पर मैंने लिख दी। इस सवाल के अंदर हम लोगों को रेडियस की वैल्यू तो दी हुई है 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस की अनसर्टेनिटी नहीं दी हुई, ठीक है। वो देनी चाहिए आप लोगों को, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से मिल जाएगी, लेकिन बुक में आप लोगों की मिसिंग है। तो सबसे पहले मैं डेटा बताना शुरू करता हूँ। डेटा हम लोगों को रेडियस गिवन है, रेडियस को किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से शो करते हैं। कितना गिवन है, 3.7 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया। एसआई यूनिट मीटर में मैंने क्यों नहीं कन्वर्ट किया वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, रेडियस गिवन है, और मैंने आपको बता दिया कि एक चीज और गिवन होनी चाहिए थी इस सवाल के अंदर लेकिन गिवन नहीं है, मिसिंग है, और वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन रेडियस। रेडियस की हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता है मेजरमेंट की कितनी है, 3.7 एक्सपोनेंट 4, लेकिन इस रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी हम लोगों को नहीं गिवन। जब तक हम लोगों को रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं पता होगी उस वक्त तक हम लोग एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी को मालूम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो मैं आगे आप लोगों को फॉर्मूले से बता दूंगा, ठीक है। रेडियस गिवन है, लिख दिया। अनसर्टेनिटी इन रेडियस, भाई रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर मैंने डेल्टा क्यों लगाया है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। अब आप लोग मेरी एक बात सुनिएगा, अनसर्टेनिटी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, पीछे क्या वैल्यू दी हुई थी, 3.67 प्लस माइनस 0.25। अभी अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 1 में ये सॉल्व किया। इसके अंदर हम लोगों को मेजरमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 3.67, और इस मेजरमेंट की वैल्यू में अनसर्टेनिटी कितनी थी, 0.25। यानी कि इस मेजरमेंट के अंदर 0.25 प्लस भी हो सकता था
और 0.25 माइनस भी हो सकता था। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि इस मेजरमेंट की वैल्यू के अंदर यानी कि 3.67 के अंदर अगर मैं 0.25 प्लस करता हूं तो भी इस वैल्यू के अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल चेंज आएगा। और अगर मैं इस मेजरमेंट की वैल्यू के अंदर 3.67 के अंदर 0.25 को माइनस करता हूं तो भी इस वैल्यू के अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा या नहीं आएगा? तो चेंज आएगा। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि अगर वैल्यू प्लस होगी एक्चुअल वैल्यू में तो भी चेंज आएगा, अगर वैल्यू माइनस होगी एक्चुअल वैल्यू में तो भी चेंज आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने डेल्टा यानी कि चेंज लगाया, चेंज इन रेडियस। अनसर्टेनिटी इन रेडियस की बात हो रही है ना, तो रेडियस डेल्टा आर यानी कि अनसर्टेनिटी के अंदर मैंने आपको शो कर दिया अगर प्लस करेंगे एक्चुअल वैल्यू में तो भी चेंज आ रहा है भाई, नजर आ जाएगा आप लोगों को कैलकुलेटर से करके, और अगर माइनस करेंगे तो भी चेंज आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने डेल्टा लगाया। डेल्टा क्या शो कर रहा है? चेंज को। उम्मीद करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान तरीके से मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ बहुत बेसिक से। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने लिख दिया, ये चीज मिसिंग थी सवाल के अंदर, अनसर्टेनिटी इन रेडियस डेल्टा आर मिसिंग थी। आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी बुक्स में कितनी थी, 0.05 एक्सपोनेंट 4 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आप लोगों की बुक में मिसिंग है। ठीक है, डेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मालूम क्या कर रहे हैं भाई? व्हाट इज द एरिया? एरिया मालूम कर रहे हैं सर्कल का। मैंने क्या लिखा? एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल मालूम कर रहे हैं। एरिया को किससे शो करते हैं? ए से मालूम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो मालूम कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा? अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल। उस एरिया ऑफ सर्कल के अंदर जो आप लोग मालूम करेंगे उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, यानी कि डेल्टा है। डेल्टा क्यों लगाया? क्योंकि मैंने आपको शो कर दिया, या तो प्लस होगी वैल्यू तो भी चेंज आएगा, माइनस होगी तो भी चेंज आएगा। और डेल्टा का साइन क्या शो करता है? चेंज को। डेल्टा ए, ए की एरिया की बात हो रही है ना, तो ए डेल्टा ए यानी कि अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल मुझे डेल्टा ए मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले एरिया मालूम करूंगा, उसके बाद मैं अनसर्टेनिटी इन एरिया मालूम करूंगा। भाई एरिया का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, एरिया ऑफ सर्कल का। किसी भी सर्कल के एरिया को मालूम करने का फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, किसी भी सर्कल के एरिया को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है भाई? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और पाई की कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? 3.1428। ठीक है, यही होती है। और रेडियस आप लोगों को सवाल के अंदर गिवन है भाई, उस सर्कल का रेडियस गिवन था ना, ये देखें रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस गिवन था, सब चीजें आप लोगों को गिवन है। तो आप लोगों के पास आराम से क्या मालूम हो जाएगा भाई? एरिया मालूम हो जाएगा। देखें, फिर उसके बाद डेटा के बाद मैंने अगली हेडिंग क्या मार्क करी? फॉर्मूलाज की। फॉर्मूलाज क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इस सवाल के अंदर दो चीजें पूछे जा रही हैं। एक चीज पूछ रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल, और फिर उस एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी पूछ रहे हैं। यानी कि इस सवाल के अंदर हम लोगों से दो सवाल पूछे जा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल और अनसर्टेनिटी ऑफ सर्कल। तो इसलिए मैंने फॉर्मूलाज लिखा कि मैं दो फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, फॉर्मूलाज। सबसे पहले पहली चीज क्या पूछ रहे हैं? नंबर 1 पहली चीज क्या पूछ रहे हैं? एरिया ऑफ सर्कल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एरिया ऑफ सर्कल कैन बी कैलकुलेटेड बाय। मैंने क्या लिखा? किसी भी सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का हमारे पास बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जो कि मैंने आपको अभी यहां पे बताया। क्या फॉर्मूला है? a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, लिख दिया। और दूसरा फॉर्मूला, अब अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल, जो आप लोग एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू मालूम करेंगे उस वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, ये हम लोगों को इसका फॉर्मूला लिखना है। यानी कि अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल डेल्टा ए का हम लोगों को फॉर्मूला लिखना है। ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इस फॉर्मूले को याद रखने की मैं आप लोगों को ट्रिक एक बताता हूं। देखें, न्यूमेरिकल नंबर 1 में मैंने आपको क्या बात बताई थी? जब भी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप लोग क्या करेंगे? जो वैल्यू अनसर्टेनिटी की गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू से। ये मैंने आपको बताई थी बात न्यूमेरिकल नंबर 1 में। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ याद करने की मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ कि आप लोग भूले नहीं। क्या ट्रिक है? देखें, एरिया अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल मालूम कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी यानी कि अनसर्टेनिटी को यहाँ पर हम लोगों ने सिंबल्स में किससे शो किया? डेल्टा ए से शो किया। ऐसे ही है, क्यों शो किया डेल्टा ए से? क्योंकि चेंज तो आएगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, दोनों सूरत हाल में चेंज आएगा। ठीक है, तो याद करने का मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ। अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल मालूम कर रहे हैं ना, तो मैंने आपको क्या बताया था? जो भी वैल्यू अनसर्टेनिटी की गिवन है, यानी कि डेल्टा ए, अनसर्टेनिटी की जो भी वैल्यू गिवन है उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू से। एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू आप लोग मालूम करेंगे अभी इधर, क्या होगी? वो एरिया होगी, यानी कि ए। ठीक है, इज इक्वल टू लगाएं।
अब दूसरी तरफ आप लोग रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी निकालेंगे, ठीक है, रेडियस में बोल रहा हूं और रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी बोल रहा हूं। तो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 में बताया, जो भी वैल्यू अनसर्टेनिटी की गिवन है यानी कि डेल्टा आर, रेडियस की बात की थी ना मैंने, डेल्टा आर, जो भी वैल्यू अनसर्टेनिटी की गिवन है यानी कि डेल्टा आर, उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू से यानी कि रेडियस से, क्योंकि रेडियस की बात हो रही है, डिवाइड कर देंगे और आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में 2 से। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की ट्रिक बताई है, ठीक है, कि आप लोग किस तरीके से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बात की थी एरिया की अनसर्टेनिटी की, और राइट हैंड साइड पे मैंने बात की है आप लोगों से रेडियस की अनसर्टेनिटी की। और अनसर्टेनिटी कैसे मालूम होगी, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे एरिया की बात की है ना, तो एरिया की अनसर्टेनिटी कैसे मालूम होगी, जो भी वैल्यू अनसर्टेनिटी की गिवन है यानी कि डेल्टा ए, अनसर्टेनिटी को डेल्टा ए से शो किया ना, डेल्टा ए, उसको डिवाइड कर देंगे एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू से। किसकी एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू, एरिया की, और वो क्या है ए, जो कि हम लोग अभी मालूम करेंगे। देखें भाई इस सवाल में हम लोगों से 2 चीजें पूछी है ना, सबसे पहले आप लोग सर्कल का एरिया बताएं और फिर उस एरिया के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है वो बताएं। तो ये देखें एक्चुअल एरिया से आप लोग डिवाइड कर देंगे। अब राइट हैंड साइड में मैंने किसकी बात की आप लोगों से, रेडियस की, और रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी की बात की। तो रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे आप लोग, देखें अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, जो भी वैल्यू अनसर्टेनिटी की गिवन है यानी कि डेल्टा आर, रेडियस की बात हो रही है ना, उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे एक्चुअल वैल्यू से। किसकी एक्चुअल वैल्यू, किसकी बात हो रही है, रेडियस की, किसकी एक्चुअल वैल्यू, रेडियस, यानी कि आप लोग आर से इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इन द एंड राइट हैंड साइड को 2 से, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला याद करने की क्या बता दी, ट्रिक बता दी, ठीक है, ताकि आप लोग इसको भूले नहीं। तो भाई हम लोगों ने पहले पार्ट का भी फॉर्मूला लिख लिया, जो हम लोगों को एरिया मालूम करना है, और फिर उस एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी हम लोगों ने मालूम करनी है, उसका भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिख दिया, दोनों फॉर्मूलाज लिख दिए। अब सॉल्यूशन, सबसे पहले पहली चीज का नंबर 1 पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 1 पार्ट का एरिया कैसे मालूम करते हैं, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये देखें लिख दिया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए एज इट इज रहा, इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या होती है 3.14, पुट कर दी, मल्टीप्लाई, देखें ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई, रेडियस हम लोगों को कितना गिवन है सर्कल का 3.7 एक्सपोनेंट 4, पुट कर दिया रेडियस की जगह 3.7 एक्सपोनेंट 4, और इसके ऊपर स्क्वायर है फॉर्मूले में, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब आप लोग सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में 3.7 एक्सपोनेंट 4 का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, जो आंसर आएगा आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 4.29 एक्सपोनेंट 9, और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर चलता हुआ आ रहा है ना शुरू से, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया जनाब, एरिया मालूम कर लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग दूसरे पार्ट में मालूम करेंगे अनसर्टेनिटी, कि इसके अंदर जो हम लोगों ने एरिया मालूम किया है, इस वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है ये हम लोगों ने मालूम करना है, ठीक है। और अनसर्टेनिटी को लिखेंगे कैसे, इसके साथ जो भी वैल्यू में अनसर्टेनिटी की मालूम करूंगा उसके साथ क्या लगा दूंगा, प्लस माइनस लगा दूंगा। भाई पहले सवाल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 3.67 यानी कि एक्चुअल मेजरमेंट की वैल्यू, और इसके साथ अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.25। तो अब मैं इस चीज को यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 2 में एरिया के अंदर इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई एक्चुअल वैल्यू, ये मैं लिख दी 4.29 एक्सपोनेंट 9, ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई मेजरमेंट की। अब इस एक्चुअल वैल्यू के अंदर इस एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी को मैं कैसे लिखूंगा, प्लस माइनस डालूंगा, और जो वैल्यू अभी मैं मालूम करूंगा अनसर्टेनिटी की उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो इस तरीके से इसको मैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी की वैल्यू को लिख दूंगा आगे प्लस माइनस डाल के, ठीक है। ये तो हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी इस बात को डिटेल से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अच्छा ये आप लोग नोट डाउन कर लें अपने पास, फिर हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई अब इसका हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं, यानी कि जो हम लोगों ने एरिया मालूम कर लिया था सर्कल का, अब इस एरिया की वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है ये मालूम करने जा रहे हैं। उसका फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था, यहाँ पर मैंने उसका फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दिया। अब देखें इस फॉर्मूला के अंदर डेल्टा आर क्या है, अनसर्टेनिटी इन रेडियस, इसकी वैल्यू सवाल में आप लोगों को गिवन नहीं थी, और आप लोग देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू अगर गिवन नहीं होती तो हमारा ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता था, ठीक है। ये वैल्यू मैंने आप लोगों को डेटा के अंदर बता दी, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने। डेल्टा ए मालूम कर रहे हैं ना हम लोग, यानी कि डेल्टा ए क्या है, अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल, ये मालूम कर रहे हैं।
कि जो हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू मालूम की है उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा ए मालूम कर रहे हैं। अब देखें इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, डेल्टा ए एज इट इज पुट कर दिया अपॉन ए। ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल जो हम लोगों ने अभी मालूम किया है 4.29 एक्सपोनेंशियल 9 पुट कर दिया, 4.29 एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज रहा, ब्रैकेट बनाया, डेल्टा आर क्या है, अनसर्टेनिटी इन रेडियस। सवाल के अंदर मैंने लिखवा दी थी आप लोगों को, डेटा के अंदर आप लोगों ने नोट डाउन की होगी, कितनी थी 0.05 एक्सपोनेंट 4 पुट कर दी अपॉन आर क्या है, रेडियस। रेडियस हम लोगों को गिवन था सवाल के अंदर, रेडियस ऑफ सर्कल कितना गिवन था 3.7 एक्सपोनेंट 4 पुट कर दिया, बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग देखें एक्सपोनेंट 4 से एक्सपोनेंट 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, फिर जो आंसर आएगा उसको आप लोग डिवाइड करेंगे 3.7 से, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.027, ठीक है। और ये वाली साइड एज इट इज चलती हुई आ रही है। अब 4.29 एक्सपोनेंट यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां पर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ये देखें डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.027, ये वहां पर जाके मल्टीप्लाई कर गया 4.29 एक्सपोनेंट 9, डेल्टा ए यानी कि अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ सर्कल हम लोग को मालूम हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास ये लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर के अंदर। अब हम लोग इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके आते हैं। साइंटिफिक नोटेशन तो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आते हैं, 9 क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, देखिए यहाँ ये पॉइंट लगा हुआ है डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 यहाँ पे लेगा, यानी कि यहाँ पर 0 0 और यहाँ लेके गए ना पॉइंट 0 पॉइंट, और ये क्या लिखा है 11 0.11, और नोटेशन कितनी आई थी 9 तक आई थी ना, तो एक्सपोनेंट 9, ठीक है एक्सपोनेंट 9। ये आप लोगों के पास जनाब क्या आ गया, आंसर आ गया। और एरिया का डेल्टा ए है ना, डेल्टा ए यानी कि अनसर्टेनिटी इन एरिया, कोई भी एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर से डील कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया जनाब, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये आप लोगों के पास आंसर आ गया। अब इसको मैं अनसर्टेनिटी की टर्म में कैसे लिखूंगा, अनसर्टेनिटी क्या होती है, अनसर्टेनिटी किसकी मालूम करनी है, एरिया की मालूम करनी है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी, किसकी होगी भाई, एरिया की, क्योंकि एरिया की अनसर्टेनिटी लिख रहा हूं, जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें प्लस माइनस क्या कर देंगे, उसकी अनसर्टेनिटी की वैल्यू, यानी कि उस वैल्यू के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है उस वैल्यू को प्लस माइनस कर देंगे। डेल्टा ए यानी कि जो भी एक्चुअल वैल्यू है एरिया सर्कल की, तो उस एक्चुअल वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी यानी कि डेल्टा ए कितना है, हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, देखें ए कितना है 4.29 एक्सपोनेंट 9, ये मेरे पास क्या थी जनाब, एक्चुअल वैल्यू थी मेजरमेंट ऑफ की, मेजरमेंट की एरिया ऑफ सर्कल की। अब इस मेजरमेंट के अंदर, इस एरिया ऑफ सर्कल के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू मैंने अभी मालूम की, डेल्टा ए कितनी है 0.11, तो प्लस माइनस डाल दिया, प्लस माइनस डालूंगा, प्लस माइनस ऐसे ही लिखते हैं ना अनसर्टेनिटी को, प्लस माइनस डाल के कितनी डेल्टा है यानी कि अनसर्टेनिटी एरिया ऑफ सर्कल के अंदर 0.11 एक्सपोनेंट 9 एक्सपोनेंट 9। अब आप लोग एक मेरी बात देखें कि इसके अंदर भी एक्सपोनेंट 9 आ रहा है और इसके अंदर भी एक्सपोनेंट 9 आ रहा है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, एक दफा लिख दूंगा भाई, क्या कर दूंगा, एक दफा लिख दूंगा। देखें ये 4.29 लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए यानी कि अनसर्टेनिटी कितनी आई थी एरिया ऑफ सर्कल के अंदर 0.11 एक्सपोनेंट 9, इसको मैं एक दफा लिख रहा हूँ। क्यों एक दफा लिख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी एक्सपोनेंट 9 है, इसके अंदर भी एक्सपोनेंट 9 है, एक दफा लिख दिया। देखें भाई इस एक्सपोनेंट 9 को मैंने क्या किया, एक दफा लिख दिया। क्यों एक दफा लिखा, क्योंकि एक्सपोनेंट 9 इसके साथ भी है और एक्सपोनेंट 9 इसके साथ भी है। अब एक और काम मैं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बना दूंगा ब्रैकेट। भाई मैंने ब्रैकेट क्यों बनाया अभी बताता हूँ। मैंने ब्रैकेट इसलिए बनाया कि ये एक्सपोनेंट 9 4.29 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है, और ये एक्सपोनेंट 9 0.11 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है, आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ब्रैकेट बनाया। और इसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी है और सेंटीमीटर स्क्वायर इधर भी है, तो वहां पर मैंने एक दफा लिख दिया। हम लोगों ने बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह अनसर्टेनिटी की टर्म्स में यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहले अनसर्टेनिटी किसकी मालूम हो करनी थी, एरिया की मालूम करनी थी, और एरिया की एक्चुअल वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 4.29
पुट कर दी थी एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी थी 0.11, और अनसर्टेनिटी को कैसे करके लिखते हैं, प्लस माइनस करके लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस करके लिख दिया। ठीक है, देखें अनसर्टेनिटी को कैसे लिखते हैं, जो भी एक्चुअल वैल्यू थी किसकी, एरिया की, उस एक्चुअल वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस हो जाएगी, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर करके बता दिया, बिल्कुल न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह। अब रिजल्ट क्या आ जाएगा, द एरिया ऑफ सर्कल इज फाउंड टू बी, हम लोगों ने एरिया ऑफ सर्कल कितना मालूम किया, 4.29 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। और उस एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी थी, एंड द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन दैट एरिया ऑफ सर्कल is found to be 0.11 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही मालूम की थी ना 0.11 एक्सपोनेंट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जाकर हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 2 को भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर देन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, न्यूमेरिकल नंबर 3, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल। मैं कहता हूँ कि इससे आसान न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये न्यूमेरिकल आप लोग 7 क्लास में भी पढ़ के आए, 8 में भी, 9 में भी पढ़ के आए। ठीक है, इससे आसान न्यूमेरिकल नहीं हो सकता। देखें भाई, एन एरोप्लेन ट्रेवल्स एट 850 किलोमीटर पर आवर, क्या कह रहे हैं कि एक एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन की आप लोगों को स्पीड दी हुई है कि वो एरोप्लेन किस स्पीड से मूव कर रहा है, 850 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप लोगों को एक बात पता है बचपन से कि स्पीड का ऐसा यूनिट किलोमीटर पर आवर तो नहीं होता, वो होता है मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लोग अभी डेटा के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एक एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन किस स्पीड से मूव कर रहा है, वो एरोप्लेन 850 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। अब सवाल पे गौर करना है, हाउ लॉन्ग, क्या बोल रहे हैं कि उस एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग उस एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, आप लोगों से सवाल में क्या बोल रहे हैं कि एक एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन की स्पीड दी हुई है कि वो एरोप्लेन 850 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मूव कर रहा है, तो आप लोग टाइम बताएं, हाउ लॉन्ग, कि कितने टाइम के अंदर वो 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा इस स्पीड के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डेटा बनाते हैं, स्पीड गिवन है भाई, स्पीड को किससे शो करते हैं, v से शो करते हैं, कितनी गिवन है 850 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, ये एज इट इज रहा। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डिवाइड पर लगा हुआ है ना, पर डिवाइडेड बाय 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कैसे भाई, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास, 3600। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, पर लगा हुआ है ना, यानी कि डिवाइड बाय 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। जब आप लोग इसको अपने कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, तो क्या आंसर आ जाएगा 236.1, और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। और आप लोगों को डिस्टेंस भी गिवन है सवाल के अंदर, 1 किलोमीटर। डिस्टेंस को कैसे शो करते हैं, एस से, कितना गिवन है 1 किलोमीटर। ये भी ऐसा यूनिट में नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। हम लोग किलोमीटर में दिया हुआ है हम लोगों को, तो किलोमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में जाना है। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या आंसर आएगा 1000, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का मीटर होता है। अच्छा, और आप लोगों से पूछा क्या गया है, यहाँ पर एक चीज लिखना भूल गया, टाइम पूछा गया कि उस एरोप्लेन को कितना टाइम लगेगा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो टाइम पूछा गया आप लोगों को। फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल टू v इंटू टी। मालूम क्या कर रहे हैं, t यानी कि टाइम मालूम कर रहे हैं, v यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन गया s अपॉन v। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला बना लिया हम लोगों ने। सॉल्यूशन लगाएंगे, t इज इक्वल टू s अपॉन v एज इट इज पुट किया, t इज इक्वल टू s भी गिवन है कितना है 1000, पुट कर दिया 1000, v भी गिवन है कितना है 236.1, पुट कर दिया 236.1। ठीक है, SI यूनिट वाली वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, जो हम लोगों ने SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया था ना, वो वाली वैल्यू आप लोग पुट करेंगे। ठीक है, पुट कर लिया, इन दोनों को जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4.23, और टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, अब हम लोग रिजल्ट लिख देते हैं, एन एरोप्लेन टेक्स 4.23 सेकेंड्स
टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। क्या कह रहे हैं कि एरोप्लेन को 4.23 सेकेंड लगेंगे 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में इस स्पीड के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगा होगा, क्योंकि इससे आसान न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता इस लेवल पे आके, फर्स्ट ईयर के लेवल पे आके। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर देन हम लोग। अच्छा जी, अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है, पूरे बोर्ड पे अभी मत फोकस कीजिएगा आप लोग, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं वही फोकस कीजिएगा, तो ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम चीजें आप लोगों को क्लियर होती रहेंगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 5 में दोनों न्यूमेरिकल्स में एक ही फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। आइए न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर टैंक 25.0 मीटर, 25.0 का मतलब 25 ही होता है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उस टैंक की 25 मीटर आप लोगों को लेंथ दी हुई है। लेंथ क्या होती है? लंबाई। विड्थ क्या होती है? चौड़ाई। और हाइट क्या होती है? ऊंचाई। ठीक है, A rectangular tank 25 मीटर इन लेंथ, उसकी लेंथ कितनी है? 25 मीटर एंड 15 मीटर इन विड्थ, और उस टैंक की विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर। इज यूज टू स्टोर वाटर, और जाहिर सी बात है टैंक में हम लोग क्या स्टोर करते हैं? वाटर, पानी स्टोर करते हैं। इफ 2980 मीटर क्यूब वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक, क्या कह रहे हैं कि अगर ये क्या दिया हुआ है हम लोगों को? 2980 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम दिया हुआ है। मैंने कैसे पहचाना कि ये वॉल्यूम है? वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो मैंने यूनिट से पहचाना कि ये वॉल्यूम दिया हुआ है। क्या कह रहे हैं? इफ 2980 मीटर क्यूब वाटर इज पंप्ड इनटू द टैंक, ये आप लोगों को वॉल्यूम गिवन है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द टैंक, आप लोगों से टैंक की गहराई पूछ रहे हैं कि टैंक कितना गहरा है अगर हम लोगों ने इतना वॉल्यूम पानी टैंक के अंदर डाल दिया। ठीक है, टैंक की डेप्थ यानी कि गहराई पूछा है हम लोगों से। अच्छा, डेटा बनाते हैं। सबसे पहले लेंथ हम लोगों को गिवन है, लेंथ को कैसे शो करते हैं? एल से कितनी गिवन है? 25.0 मीटर पुट कर दिया। विड्थ यानी कि चौड़ाई हम लोगों को गिवन है, कितनी गिवन है? विड्थ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। कितनी गिवन है? 15 मीटर, पुट कर दिया 50 मीटर। वॉल्यूम भी हम लोगों को गिवन है कितना? 2980 मीटर क्यूब। अब हम लोगों से डेप्थ यानी कि डी पूछ रहे हैं, डेप्थ को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेप्थ पूछ रहे हैं। अब हम लोगों को सवाल के अंदर वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का ही हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का? बहुत आसान फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम का, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले के अंदर लेंथ तो हम लोगों को गिवन है सवाल के अंदर, विड्थ भी हम लोगों को गिवन है सवाल के अंदर, लेकिन हाइट नहीं गिवन है सवाल के अंदर। हम लोगों को हाइट का कहीं अता पता नहीं है सवाल के अंदर। तो भाई ये जो हम लोगों से डेप्थ पूछी है ना सवाल के अंदर, डेप्थ क्या होती है? गहराई। डेप्थ क्या होती है? गहराई। तो गहराई भी हाइट होती है, गहराई की क्या होती है? हाइट होती है, यानी कि ऊंचाई होती है। तो हाइट को भी मैं डेप्थ कह सकता हूं, तो यहाँ पे हाइट की जगह मैं क्या रख दूंगा? डेप्थ रख दूंगा। ठीक है, हाइट की जगह क्या रख दूंगा? डेप्थ रख दूंगा, क्योंकि हाइट क्या होती है? गहराई होती है, और गहराई क्या होती है? ऊंची होती है या नहीं होती है? ऊंची यानी कि हाइट। ठीक है, हाइट को क्या कहते हैं? हाइट को क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। तो हाइट की जगह मैंने यहाँ पे क्या रख दिया? डेप्थ रख दिया। अब आप लोग फॉर्मूले के अंदर देखेंगे, डेटा के अंदर हमारे पास तमाम सामान गिवन है। फॉर्मूले के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। वॉल्यूम वी हम लोगों को गिवन है, कितना गिवन है सवाल में? 2980, पुट कर दिया 2980 इज इक्वल्स टू, लेंथ भी गिवन है कितनी? 25, पुट कर दी 25, मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी गिवन है कितनी? 15, पुट कर दी 15, मल्टीप्लाई बाय डी, डी यानी कि डेप्थ। डेप्थ हम लोग मालूम कर रहे हैं, उसकी डेप्थ यानी कि गहराई, गहराई कितनी है? डेप्थ को हम लोग हाइट भी कह सकते हैं, इसलिए मैंने हाइट की जगह यहाँ पर डेप्थ लिख दिया। डेप्थ मालूम करें। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या हो जाएगा? 375। ये चीज एज इट इज रही, और मल्टीप्लाई में डी यानी कि डेप्थ एज इट इज रहा। ठीक है, डी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा? डिवाइड, सॉरी हम लोग डी निकाल रहे हैं ना, यानी कि डेप्थ निकाल रहे हैं। तो 375 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पर जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये देखें डी इज इक्वल टू 2980, ये वहां पे जाके डिवाइड कर गया 375। इन दोनों वैल्यूज को जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 7.94। और डेप्थ, डेप्थ क्या है? एक तरीके की ऊंचाई है, ऊंचाई यानी कि हाइट है, और हाइट का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो ये देखें इसका भी यूनिट क्या आया? मीटर आया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आया? 7.94, और यूनिट क्या आ गया? मीटर आ गया। ठीक है, ये हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। रिजल्ट क्या बनेगा इसका? द डेप्थ ऑफ द टैंक इज फाउंड टू बी, उस टैंक की डेप्थ यानी कि गहराई कितनी निकाली हम लोगों ने? 7.94 मीटर। बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 5, इसके अंदर भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक। कह रहे हैं कि एक अंडरग्राउंड टैंक है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में है, उस टैंक का आप लोग वॉल्यूम मालूम करें भाई। बिल्कुल ठीक है। विच हैज स्टोरेज फैसिलिटी ऑफ 1.9 मीटर बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। अब ये जो चीज बाय और बाय करके दी हुई है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा। बाय और बाय का मतलब होता है जो चीज पहले दी हुई है वो मतलब लेंथ, लेंथ बाय विड्थ, विड्थ बाय हाइट। ठीक है। हाइट यानी कि यहाँ पे टैंक का केस आ गया, तो टैंक के केस में हाइट क्या हो जाती है, डेप्थ हो जाती है, क्योंकि डेप्थ यानी कि गहराई क्या है, ऊंचाई है, और ऊंचाई को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। ठीक है। टैंक वाला जब भी न्यूमेरिकल आए तो उस न्यूमेरिकल के अंदर हाइट क्या बन जाती है, डेप्थ बन जाती है, क्योंकि डेप्थ इटसेल्फ क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बता दिया, जो बाय और बाय करके दिया हुआ है ना, इसका मतलब होता है लेंथ बाय विड्थ बाय हाइट, और टैंक का केस है तो हाइट क्या बन जाएगी, डेप्थ बन जाएगी। ये हम लोग ऑलरेडी इस न्यूमेरिकल के अंदर, न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब डेटा बनाते हैं भाई। जो पहली चीज दी हुई है वो लेंथ है, लेंथ बाय विड्थ है, विड्थ बाय हाइट, या तो फिर टैंक के केस के अंदर डेप्थ इसको कर देंगे हम। ठीक है। डेटा वॉल्यूम मालूम कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। लेंथ कितनी गिवन है 1.9 मीटर, विड्थ कितनी गिवन है 1.2 मीटर, और डेप्थ यानी कि हाइट होती है ना, डेप्थ भी एक किस्म की क्या है, हाइट है, ऊंचाई है। तो टैंक के केस के अंदर हाइट को मैं किससे शो कर देता हूँ, डेप्थ से शो कर देता हूँ। डेप्थ भी गिवन है आप लोगों को, डी कितनी, 0.8 मीटर। ठीक है, पुट कर दिया। अब फॉर्मूला वही सेम फॉर्मूला वॉल्यूम का। क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और टैंक के केस के अंदर हाइट क्या है, डेप्थ है, डेप्थ यानी कि गहराई, और गहराई ऊंची होती है, ऊंची यानी कि हाइट। ठीक है। तो हाइट, टैंक के केस के अंदर हाइट किस में तब्दील हो गई, डेप्थ में तब्दील हो गई। ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। सब चीजें गिवन है आप लोगों को। v एज इट इज रखा, l मल्टीप्लाई बाय w मल्टीप्लाई बाय d एज इट इज लिखा, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के। v इज इक्वल टू लेंथ भी गिवन है 1.9 मल्टीप्लाई विड्थ भी गिवन है 1.2, पुट कर दिया, डेप्थ भी गिवन है 0.8, पुट कर दिया। ठीक है। वॉल्यूम, इन तीनों वैल्यूज को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेटर्स में तो क्या आंसर आ जाएगा 1.824, और वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। अब आप लोग रिजल्ट लिख देंगे, द वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक। हम लोगों को अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक का वॉल्यूम मालूम करना था। अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक वाज फाउंड टू बी, कितना निकाला, 1.824 मीटर क्यूब। इस तरीके से हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल नंबर 5 को भी सॉल्व कर लिया। बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल थे, दोनों न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे पास एक ही सेम फॉर्मूला यूज हो रहा था। अच्छा जी, अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है वो डायमेंशंस के टॉपिक से लिया गया। ठीक है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहीं पर आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर कर दूं, लेकिन अगर आप लोगों ने डायमेंशंस का टॉपिक वॉच नहीं किया तो मेरे चैनल के ऊपर डिटेल के अंदर अपलोड है डायमेंशंस का टॉपिक। वो तकरीबन 19,000 प्लस लोगों ने देखा है वो लेक्चर। तो आप लोग लिखिएगा डायमेंशंस और फिजिक्स विद अली। ठीक है। तो आप लोगों के पास वो वाला लेक्चर आ जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा एक एक उसके अंदर कॉन्सेप्ट को मैंने बताया, एक एक बारीकी को एक्सप्लेन किया। ठीक है। बहुत बेसिक से। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि इसी न्यूमेरिकल के अंदर भी आप लोगों को तमाम चीजें क्लियर कर दूं। इस न्यूमेरिकल के अंदर भी आप लोगों से 2 सवाल पूछे, एक ए और एक बी। इसमें आप लोगों से क्या पूछा है कि आप लोग डायमेंशनली करेक्ट करें। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है वही किस पे लिखा हुआ होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होना चाहिए। ये बात आप लोगों को क्या करनी होती है, प्रूफ करनी होती है। इसे कहते हैं डायमेंशनली करेक्ट, कि डायमेंशनली क्या है, चीज करेक्ट है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ जाए, दोनों की इक्वल आ जाए। तो देखें ए पार्ट के अंदर, अच्छा इस सवाल के अंदर मैंने सवाल पूरा नहीं उतारा यहाँ पर। इस सवाल के अंदर पूरी कहानी दी हुई है कि ये x क्या है, डिस्टेंस है, v क्या है, वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, t क्या है, टाइम है। वो सब ऊपर कहानी दी हुई है। ठीक है। मेन बातें मैंने यहाँ पर लिख दी। हम लोगों को इस सवाल के अंदर भी वही प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है वही राइट हैंड साइड पे लिखा होना चाहिए। इसे कहते हैं डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है। तो ए सवाल के अंदर क्या कह रहे हैं, पार्ट ए के अंदर x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at। x क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस को, v शो कर रहा है वेलोसिटी को, t शो कर रहा है टाइम को, 2 एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, a क्या है एक्सेलरेशन, t क्या है टाइम। बी सवाल के अंदर हमसे क्या कह रहे हैं, x वही डिस्टेंस को शो कर रहा है, इक्वल टू वी नॉट वेलोसिटी को शो कर रहा है, t टाइम को, प्लस 2 कांस्टेंट है, नंबर है, a एक्सेलरेशन, और t अगेन देन
टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ दीज कुड पॉसिबली बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल चेक, कह रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन के अंदर कौन सी इक्वेशन डायमेंशनली प्रूफ हो रही है, यानी कि करेक्ट है, और कौन सी इक्वेशन करेक्ट नहीं है। जो प्रूफ होगी तो कैसे प्रूफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के, जो प्रूफ नहीं होगी उसको हम लोग लिख देंगे कि ये प्रूफ नहीं हो रही, यानी कि वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस लिख देते हैं कि आखिर ये x की डायमेंशन है क्या, v की क्या है, t की क्या है, a की क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिखने जा रहा हूँ, देखें भाई यहाँ पर सीखिएगा आप लोग जरा, डिटेल के अंदर समझाने जा रहा हूँ। x क्या है, मैंने अभी आपको बताया x क्या है, डिस्टेंस है। आप लोगों को ऊपर जो कहानी दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर उसमें लिखा हुआ होगा x क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर की डायमेंशन हमारे पास होती है कैपिटल एल, मीटर की हमारे पास डायमेंशन होती है कैपिटल एल। तो डिस्टेंस की यानी कि एक्स की डायमेंशन क्या आ गई, कैपिटल एल, बिल्कुल ठीक है, लिख दिया कैपिटल एल। और डायमेंशंस को आप लोगों को पता है कि हम लोग ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, कैपिटल एल आ गई, ठीक है। उसके बाद v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। और अभी मैंने आपको मीटर की डायमेंशन बता दी, मीटर की डायमेंशन क्या है, एल, और ये अपॉन लगाए ना तो मैंने लगा दिया अपॉन, ठीक है। सेकंड, सेकंड किसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है, और टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने इस तरीके से यहां से बनाई, क्या बनाई मैंने, एल अपॉन टी। ये देखें वेलोसिटी की डायमेंशन मैंने बना दी एल अपॉन टी। और इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है डायमेंशन वाले टॉपिक में। इसको एक और तरीके से कैसे लिखूं, ये टी यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, नीचे इसकी पावर पॉजिटिव में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव में, यानी कि एल टी माइनस वन, ठीक है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन आप लोगों को कर चुका हूं। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, वेलोसिटी की भी डायमेंशन लिख ली। अच्छा वेलोसिटी की लिख ली। अब टाइम, टाइम की डायमेंशन अभी बताई मैंने आप लोगों को, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, लिख दिया। और टू क्या है, टू तो एक नंबर है, कांस्टेंट है, और नंबर की कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। उसको हम लोग आखिर में निग्लेक्ट कर देते हैं, निग्लेक्ट यानी कि हटा देते हैं। अच्छा टी की लिख दी, टू की होती नहीं है, ए की क्या है, ए क्या है, ए है एक्सेलरेशन, ए क्या है भाई, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। मीटर की डायमेंशन मैंने आपको अभी बताई क्या है, कैपिटल एल अपॉन सेकंड की, सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, और टाइम की डायमेंशन मैंने आपको भी बताई क्या है, कैपिटल टी। और देखें सेकंड के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया एल अपॉन टी स्क्वायर। इसको एक और तरीके से भी कैसे लिख सकता हूँ, ये ऊपर चला जाएगा तो पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव, यानी कि एल टी माइनस टू, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया जनाब, एक्सेलरेशन की भी डायमेंशन यहाँ पर बना ली। अब ये वी नॉट क्या है भाई, वी नॉट भी आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, तो उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, यही वाली होगी। लिख देता हूं दोबारा, वी नॉट क्या है, वेलोसिटी है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या होगी, यही होगी, एल अपॉन टी, जो मैंने आपको अभी निकालना सिखाई। तो सबकी डायमेंशन मैंने यहाँ पर लिख दी। अब हम लोग सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करने जाते हैं। देखें सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करने जाते हैं, ए पार्ट। अच्छा ए पार्ट की इक्वेशन में सबसे पहले पूरी उतार देता हूं। क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस 2at, एज इट इज उतार दी। अब x यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली साइड क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, डायमेंशंस को एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ। x की डायमेंशन क्या लिखी थी मैंने यहाँ पर, l, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, l, ठीक है, इज इक्वल टू वेलोसिटी की क्या लिखी थी, एल अपॉन टी, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी की जगह एल अपॉन टी। और ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई का साइन डाला। टी की डायमेंशन क्या लिखी थी, टी लिखी थी, लिख दी टी। और देखें इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर इसके ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लस टू, कोई डायमेंशन नहीं है, नंबर है, इसको आखिर में हटाना होता है, लिख दिया। ए एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या थी, एल अपॉन टी स्क्वायर। देखें टू से ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो मल्टीप्लाई एल अपॉन टी स्क्वायर लिख दिया। और ये टी भी इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, टी की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल टी, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल
टी, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो एल ऐसे ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू टी से टी स्क्वायर क्या हो रहा है, देखें यहां पर टी स्क्वायर है यानी कि दो टी है, तो एक टी से एक टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई, बिल्कुल हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर एक टी बच गया और वो टी एल से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, एल टी बन जाएगा, बन गया एल मल्टीप्लाई बाय टी बन गया, ठीक है। प्लस टू एज इट इज लिखा। अब ये देखें यहां पर दो टी है यानी कि टी स्क्वायर है, तो एक टी से कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया, टू मल्टीप्लाई बाय एल क्या बना, टू एल बना, और नीचे डिवाइड में एक टी आपके पास क्या हो गया, एज इट इज यहां पर बच गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब एल एज इट इज लिखा इज इक्वल टू एल टी एज इट इज लिखा प्लस टू एल, और ये t वहां पे जाके क्या हो जाएगा, t माइनस वन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, t माइनस वन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टू एल टी माइनस वन। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि ये एल टी लिखा हुआ है, ये एल टी माइनस वन लिखा है, इसको मैं आपस में प्लस माइनस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मैं इसको प्लस माइनस नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है वो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये वाली बात हमारी प्रूफ नहीं हुई, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है वो राइट हैंड साइड पे नहीं लिखी, तो ये वाली बात हमारी प्रूफ नहीं हुई, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, hence this equation is dimensionally इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम नहीं आई, डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट है भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों सेम नहीं आई, बिल्कुल ठीक है। ये आप लोग स्टेटमेंट यहां पर लिख देंगे, यहां तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग इक्वेशन नंबर बी को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब हम लोग पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट बी की इक्वेशन पूरी लिख देता हूं, x इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस टू ए टी स्क्वायर प्लस टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने क्या की जनाब, एज इट इज लिख दी, x एज इट इज इक्वल्स टू वी नॉट क्या है भाई, वेलोसिटी, उसकी डायमेंशन क्या है, एल अपॉन टी, अच्छा सॉरी x की डायमेंशन लिखना मैं यहाँ पे भूल गया, अब डायमेंशंस को एज इट इज लिख दें, x क्या था, डिस्टेंस था, उसकी डायमेंशन लिख दी थी, क्या थी, l, लिख दिया l इज इक्वल्स टू वी नॉट क्या है, वी नॉट की डायमेंशन एल अपॉन टी, पुट कर देता हूँ, एल अपॉन टी पुट कर दिया, अब मल्टीप्लाई में टी है ना, मल्टीप्लाई का साइन डाला, टी की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, पुट कर दिया कैपिटल टी प्लस टू एज इट इज लिखा, क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं होती, इसको आखिर में वैसे ही निगलेक्ट करना होता है, नंबर या कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, फिर मल्टीप्लाई, ए की डायमेंशन क्या है, एल अपॉन टी स्क्वायर, ये देखें एल अपॉन टी स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, टी की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, पुट किया कैपिटल टी, और क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, आ गया स्क्वायर। अच्छा, अब मजीद सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे एल एज इट इज रहा, इज इक्वल्स टू, ठीक है। देखिए भाई टी से टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना भाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, खाली एल बच गया, प्लस टू एज इट इज बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टू एज इट इज लिखा ना मैंने, फिर टू मल्टीप्लाई बाय एल क्या हो जाएगा, टू एल हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। अच्छा, अब टू एल प्लस एल क्या हो जाएगा, थ्री एल हो जाएगा, टू एल प्लस एल क्या हो जाएगा, थ्री एल हो जाएगा, और मैंने अभी आपको बताया कि थ्री क्या है, एक नंबर है, और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, थ्री क्या है, एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, डायमेंशन लेस, तो हम लोग क्या कर देंगे, थ्री को निगलेक्ट कर देंगे यानी कि हटा देंगे, तो एल बचा लेफ्ट हैंड साइड पे इज इक्वल टू, थ्री को हटाने के बाद क्या बचता है, एल बचा। अब आप लोग देखें कि जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है वही चीज राइट हैंड साइड पे लिखी है, यानी कि ये बात प्रूफ हो गई या नहीं हुई, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, जो चीज लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी है वही चीज राइट हैंड साइड पे लिखी है, ठीक है।
और ये 3 को हमने निग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि 3 एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है। नंबर यानी कि कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेंस दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, बराबर आ गई। हेंस दिस इक्वेशन is dimensionally correct. This equation is dimensionally correct. ठीक है, यहां पे हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। तो अब देखें, ये दो इक्वेशंस दी हुई थी, पहली वाली प्रूफ नहीं हुई तो वहां पे लिख दिया था कि वो इनकरेक्ट है। दूसरी वाली प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हो गई? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई तो प्रूफ हो गई। तो दूसरी वाली में मैंने लिख दिया कि दूसरी वाली डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं यहीं पे आप लोगों को तमाम की तमाम चीजें क्लियर कर दूं, लेकिन अगर फिर भी नहीं क्लियर हुई आप लोगों को तो आप लोग डायमेंशंस का मेरा लेक्चर जरूर वॉच कर सकते हैं। लिखिएगा डायमेंशंस बाय फिजिक्स विद अली। तो 19,000 प्लस लोगों ने वॉच किया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। तो वहां पर जाकर आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं। यहां तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, अब जो ये न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ये कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आप लोगों ने गौर से देखना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने स्टेपिंग्स याद रखनी है इस न्यूमेरिकल की, बाकी तमाम न्यूमेरिकल ये बहुत ज्यादा इजी है, गौर से समझना है। न्यूमेरिकल नंबर 7 मैंने इसका सवाल इसलिए नहीं उतारा कि सवाल के अंदर यही सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो डेटा डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। ये कन्वर्जन वाला न्यूमेरिकल है। आप लोगों को सवाल के अंदर दिया हुआ है कि 1 हेक्टर बराबर है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के, सवाल में गिवन। 1 एकड़ बराबर है 4 एक्सपोनेंट 4 फीट स्क्वायर के, सवाल के अंदर गिवन है। 1 मीटर बराबर है 3.28 फीट के। ये आप लोगों को सवाल के अंदर गिवन है तमाम चीजें। पूछा क्या गया है कि आप लोग कन्वर्ट करें कि 1 हेक्टर कितने एकर्स के बराबर है, ये आप लोग बताएं। 1 हेक्टर कितने एकर्स के बराबर है? ठीक है, अब सबसे पहले एक बात गौर से सुननी है। हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 1 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर है, ये बताएं। तो सबसे पहले हम लोगों को एकड़ को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा बताता हूं। देखिए, रिलेशन किसके दरमियान आ रहा है? हेक्टर और रिलेशन किसके दरमियान आ रहा है? हेक्टर और एकड़ के दरमियान। ठीक है, अब आप लोग देखें, हेक्टर वाली वैल्यू आप लोगों को किस में गिवन है? मीटर स्क्वायर में गिवन है। देखें, हेक्टर वाली वैल्यू आप लोगों को मीटर स्क्वायर में गिवन है और रिलेशन किसका है? हेक्टर और एकड़ का। और हेक्टर वाली वैल्यू आप लोगों को मीटर स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, तो अब आप लोग एकड़ वाली वैल्यू को, जो कि आप लोगों को फीट स्क्वायर में गिवन है, इसको आप लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हेक्टर वाली वैल्यू मीटर स्क्वायर में गिवन है। देखिए भाई, रिलेशन किसका है? हेक्टर और एकड़ का, इसी का रिलेशन है, हेक्टर और एकड़ का रिलेशन है। ठीक है, और हेक्टर वाली वैल्यू आप लोगों को किस में गिवन है? मीटर स्क्वायर में गिवन है। लेकिन सवाल के अंदर एकड़ वाली वैल्यू आप लोगों को फीट स्क्वायर में गिवन है। एकड़ वाली वैल्यू आप लोगों को फीट स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले एकड़ वाली वैल्यू को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि रिलेशन हेक्टर और एकड़ के दरमियान है और हेक्टर वाली वैल्यू सवाल के अंदर मीटर स्क्वायर में गिवन है, जबकि एकड़ वाली वैल्यू सवाल के अंदर मीटर स्क्वायर में नहीं गिवन, फीट स्क्वायर में गिवन है। तो अब आप लोग सबसे पहले एकड़ वाली वैल्यू को फीट स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हेक्टर और एकड़ का रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैं इसको रब कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करने जा रहे हैं, गौर से समझना है, आप लोगों ने गौर से स्टेपिंग्स देखनी। सबसे पहले आप लोग ये एकड़ वाली वैल्यू जो कि फीट स्क्वायर में गिवन है, इसको आप लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि हेक्टर और एकड़ का रिलेशन है। ठीक है, सॉल्यूशन, एकर्स इन मीटर्स, एकर्स वाली वैल्यू जो फीट स्क्वायर में गिवन है उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। कैसे कर रहा हूं? अब इसको पहले बाद में देखना है, पहले इस चीज को देखना है कैसे कर रहा हूं, ये देखिएगा। देखिए, एकड़ वाली वैल्यू को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। यानी कि मुझे फीट स्क्वायर को हटाना है, फीट स्क्वायर की जगह क्या लगाना है? मीटर स्क्वायर लगाना है। क्योंकि एकड़ वाली वैल्यू को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? मीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। यानी कि एकड़ वाली वैल्यू को मुझे मीटर स्क्वायर बनाना है। तो मीटर स्क्वायर बनाना है यानी कि फीट स्क्वायर को हटाना है, फीट स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है। ऐसा ही है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, फीट स्क्वायर की जगह मुझे कुछ लिखना है। तो देखें, 1 मीटर बराबर है 3.28 फीट के, ये हम लोगों को गिवन है सवाल के अंदर।
1 मीटर बराबर है 3.28 फीट के। और अभी मैंने आपको बताया कि मुझे इस फीट स्क्वायर को हटाना है, यानी कि इस फीट स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि हेक्टर वाली वैल्यू मीटर स्क्वायर में गिवन है और हेक्टर और एकड़ का रिलेशन है, तो एकड़ वाली वैल्यू को भी मुझे किसमें बनाना है? मीटर स्क्वायर में बनाना है। तो फीट स्क्वायर को हटाना है, यानी कि फीट स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है। तो 1 मीटर हम लोगों को सवाल में गिवन है, 1 मीटर बराबर है 3.28 फीट के, लिख दिया 1 मीटर बराबर है 3.28 फीट के। अब देखें, मुझे इस फीट की जगह, फीट स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है, तो 3.28 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये देखें 1 मीटर एज इट इज लिखा है, 3.28 वहां पे जाके क्या किया? डिवाइड किया, इज इक्वल टू, और उस तरफ क्या बच गया? फीट बच गया। ठीक है, लेकिन मुझे फीट तो नहीं चाहिए, मुझे फीट स्क्वायर चाहिए, तो मैं इधर लगा दूंगा स्क्वायर। जब इधर स्क्वायर लगाऊंगा तो इज इक्वल टू उधर भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। लग जाएगा भाई, दो देखें भाई, लग गया स्क्वायर। अब ये वाली चीज जरा देखिएगा यहाँ पर, ये वाली चीज उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। मुझे फीट स्क्वायर की जगह क्या लिखना था? मीटर स्क्वायर लिखना था। तो फीट स्क्वायर की जगह मुझे कुछ लिखना है, तो मुझे एक बात पता थी कि 1 मीटर बराबर है 3.28 फीट के, और मुझे फीट की जगह कुछ लिखना है। ये देखिए, फीट की जगह कुछ लिखना है, तो 3.28 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये देखिए 1 मीटर अपॉन 3.28, और उस तरफ क्या बच गया? फीट बच गया, वहां पे जाके डिवाइड किया। लेकिन मुझे फीट स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? स्क्वायर कर दूंगा। जब यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। देखें यही हुआ हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल यही हुआ हुआ है। अच्छा, अब इसको रब कर देते हैं सर। सही है भाई, आगे। ठीक है, अब यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखिए, एकड़ वाली वैल्यू कन्वर्ट कर रहा हूं, यानी कि ये वाली चीज कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर? मीटर स्क्वायर के अंदर। क्यों कर रहा हूं वो मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया। तो देखें, ये वाली लाइन पूरी एज इट इज लिख दूंगा। देखें 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंट 4, और ये फीट स्क्वायर की जगह मैंने क्या वैल्यू बनाई है यहाँ पर? ये देखें, ये फीट स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू बनाई है? 1.328 मीटर। तो ये देखें, फीट स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा? 1/3.28 मीटर। फीट स्क्वायर की जगह क्या पुट किया? 1/3.28 मीटर। और देखें, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ गया जनाब? स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये देखें एज इट इज वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? पुट कर दिया। अच्छा, अब 1 एकड़, अब यहां से कंटिन्यू है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा? 4 एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 3.28 का स्क्वायर जब आप लोग अपने कैलकुलेटर में निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 10.7584, और मीटर का स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर रहेगा एज इट इज। ठीक है, अच्छा, जब आप लोग इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे आपस में तो क्या आंसर आ जाएगा? 3718 मीटर स्क्वायर रहेगा एज इट इज। तो 1 एकड़ बराबर आ गया 3718 मीटर स्क्वायर के। हम लोगों ने एकड़ वाली वैल्यू को क्या किया जनाब? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। एकड़ वाली वैल्यू को हम लोगों ने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? हेक्टर को एकड़ में लाना है। हेक्टर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है ना, अब हेक्टर को एकड़ में लाना है। अब मैं क्या करूंगा? हेक्टर को एकड़ में लाना है, यानी कि इस मीटर स्क्वायर की जगह मुझे कुछ लिखना है। इस मीटर स्क्वायर की जगह मुझे कुछ लिखना है। क्या लिखना है? एकड़ लिखना है। ठीक है, इस मीटर स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिखना है? एकड़ लिखना है। तो मुझे एक बात पता है कि 1 एकड़ कितने मीटर स्क्वायर के बराबर है। देखिए, मुझे मीटर स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है। क्या लिखना है? मीटर स्क्वायर की जगह एकड़ लिखना है, क्योंकि हेक्टर को क्या बनाना है? एकड़ में बनाना है। तो मुझे मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है? एकड़ लिखना है, यानी कि इस मीटर स्क्वायर को मुझे हटाना है। तो मुझे एक बात पता है कि अभी पता चली कि 1 एकड़ बराबर है 3718 मीटर स्क्वायर के। ये बात अभी ऊपर पता चली कि 1 एकड़ बराबर है 3718 मीटर स्क्वायर के। और मुझे मीटर स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है। ये देखिए, मुझे मीटर स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है ना। क्या लिखना है? एकड़ लिखना है। मुझे मीटर स्क्वायर की जगह कुछ लिखना है, तो 3718 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। ये देखें 1 एकड़ एज इट इज लिखा हुआ है, 3718 वहां पे जाके क्या किया? डिवाइड कर लिया, और इज इक्वल टू इस तरफ क्या बच गया? मीटर स्क्वायर बच गया। तो मीटर स्क्वायर की मैंने वैल्यू बना ली। क्या बना ली जनाब? 1/3718 एकड़ बना ली, बिल्कुल बना ली। तो अब मीटर स्क्वायर की जगह मैं ये वाली इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ से बनाई है, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ। तो अब देखिए, हेक्टर इन एकड़, हेक्टर से कहाँ जा रहे हैं? एकड़ में जा रहे हैं। मैंने क्या हेडिंग डाली हुई है? हेक्टर इन एकड़। तो सबसे पहले ये वाली लाइन पूरी लिख देंगे, हेक्टर वाली, ये वाली लाइन, क्योंकि हेक्टर को एकड़ में बना रहे हैं। 1 हेक्टर, देखें लिख दिया 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 की पावर 4, लिख दिया 10 की पावर 4। और ये मीटर स्क्वायर की जगह मैं क्या लाऊंगा? क्योंकि मुझे मीटर स्क्वायर तो हटाना है, मीटर स्क्वायर की जगह एकड़ में लाना है।
क्यों एकड़ बनाना है? क्योंकि हेक्टर को एकड़ बनाना है, तो मीटर स्क्वायर की जगह मैं उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर सकता हूँ जो मैंने यहाँ से बनाई है अभी अभी, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मीटर स्क्वायर की जगह ये देखें 10 की पावर 4 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा जो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ से बनाई है 1/3718, 1/3718, और ये देखें साथ में एकड़ भी रहेगा यहाँ पर एज इट इज, है एज इट इज, बिल्कुल ठीक है। 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, और जब आप लोग उसको डिवाइड करेंगे 3718 से तो क्या आंसर आ जाएगा 2.689, और ये देखें साथ में एकड़ रहेगा एज इट इज। अब आप लोग नोट करेंगे 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.689 एकर्स, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास वैल्यू एकड़ में आ गई। देखें 1 हेक्टर इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पर 2.689, और ये एकड़ देखें साथ में ऑटोमेटिकली रहेगा एज इट इज। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने स्टेप को याद रखना है, ये बात याद रखनी है कि मैंने सबसे पहले एकड़ को मीटर स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट किया था, ये याद रखना है जो मैंने बताया। फिर उसके बाद मुझे मीटर स्क्वायर की जगह कुछ लिखना था, तो मैंने मीटर स्क्वायर की वैल्यू बनाई। कैसे बनाई वैल्यू, ये देखें 2 स्टेप्स में आप लोगों को मैंने सिखा दिया था। फिर उसकी जगह मैंने पुट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली तमाम वैल्यूज यहाँ पर चलती हुई आ रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आसान न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी पूरा न्यूमेरिकल ये आसान है, कन्वर्जन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोगों के पास इस चैप्टर के 2 न्यूमेरिकल्स बचे हैं, हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भी सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 8 बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2 किया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, बिल्कुल उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, सेम फार्मूला, हर चीज़ सेम। अ वॉच फैक्ट्री क्लेम्स दैट इट्स वॉचेस गेन और लॉस, गेन और लूज पढ़ते ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए गेन का मतलब प्लस, लूज का मतलब माइनस। गेन और लूज पढ़ते ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि प्लस माइनस आया तो अनसर्टेनिटी वाला सवाल है। ठीक है, गेन और लूज नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, नॉट मोर देन 10 सेकेंड, गेन और लूज 10 सेकेंड। ठीक है, गेन और लूज यानी कि प्लस माइनस 10 सेकेंड। अब ये मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि ये मुझे क्या दी हुई है, ये मुझे दी हुई है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी सेकंड है, सेकंड यानी कि टाइम, और अनसर्टेनिटी को कैसे शो करते हैं डेल्टा डी से। डेल्टा क्यों, क्योंकि चेंज, भाई अगर प्लस भी करेंगे जब भी चेंज आएगा एक्चुअल वैल्यू में, माइनस करेंगे जब भी चेंज आएगा, तो अनसर्टेनिटी को कैसे शो करते हैं डेल्टा से शो करते हैं। और टाइम है क्योंकि सेकंड है तो टाइम आ गया, डेल्टा टी हम लोग को गिवन है 10। ठीक है, यानी कि ये हम लोग को अनसर्टेनिटी गिवन है, गेन और लूज के साथ ही लिखा हुआ है ना 10, तो इसका मतलब ये अनसर्टेनिटी गिवन। इन अ एयर, इन अ एयर, एयर क्या है, ये हम लोगों को टाइम की एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, टाइम की हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू दी हुई है एक एयर, इसको हम लोग अभी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जो कि टाइम का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, ये हम लोग को एक्चुअल वैल्यू दी है। अब एक्चुअल वैल्यू यानी कि एक साल के अंदर जो कि हमें एक्चुअल वैल्यू दी है, इस वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी हम लोगों को गिवन है 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, यानी कि अनसर्टेनिटी हम लोगों को गिवन है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेस एज परसेंटेज, क्या मालूम करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। डेटा बनाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को एक्चुअल वैल्यू दी हुई है टाइम की, यानी कि एक्चुअल वैल्यू दी है मेजरमेंट की, टाइम कितना गिवन है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना गिवन है 1 ईयर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है इसकी भी आसान ट्रिक बताता हूं। देखें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का सेकंड है, कैसे करना है इसकी आसान ट्रिक है। t इज इक्वल टू 1, ईयर को कन्वर्ट करना है ना, एक साल में दिन कितने होते हैं 365, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, एक मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। इन तमाम को आप लोग अपनी कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आंसर आ जाएगा, ये लंबा चौड़ा आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने टाइम की जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई थी सवाल में 1 ईयर, इसको हम लोगों ने एसआई यूनिट सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और इस वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो भी हम लोगों को गिवन है, अनसर्टेनिटी इन टाइम मैंने आपको बता दिया, डेल्टा टी कितनी गिवन है 10 सेकंड की हमारे पास अनसर्टेनिटी है, कि इस एक्चुअल टाइम के अंदर 10 सेकंड की अनसर्टेनिटी है, यानी कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और आप लोगों को मालूम क्या करना है भाई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। न्यूमेरिकल नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था जब भी इस किस्म का सवाल है तो जो वैल्यू आप लोगों को अनसर्टेनिटी की गिवन है उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे किससे, एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, देखिए फॉर्मूला परसेंटेज अनसर्टेनिटी, क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, जो वैल्यू आप लोगों को अनसर्टेनिटी की दी हुई है उसको आप लोग डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है मेजरमेंट की उससे डिवाइड करेंगे, और क्योंकि परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को सिंबल्स की फॉर्म में कैसे लिखता हूं, वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी,
अनसर्टेनिटी की वैल्यू को यहाँ पे किससे शो किया, डेल्टा टी से लिख दिया, अपॉन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट को यहाँ पे किससे शो किया, टी से यहाँ पर मैंने लिख दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100 रहा एज इट इज। ये सब वही चीजें चलती हुई आ रही हैं जो हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर ली, ठीक है। अब डेल्टा टी यानी कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 10 दी हुई है, पुट कर दिया 10 अपॉन एक्चुअल वैल्यू आप लोगों को टाइम की कितनी दी है, ये पूरी दी हुई है, पुट कर दी, और मल्टीप्लाई बाय 100 रहा एज इट इज। अब आप लोग अपने कैलकुलेटर में जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.17 एक्सपोनेंट -5 और परसेंट का साइन लगा देंगे। रिजल्ट क्या लिखेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज फाउंड टू बी 3.17 एक्सपोनेंट -5%। ये हम लोगों ने इस एक्चुअल टाइम में कितनी अनसर्टेनिटी थी उसकी हम लोगों ने परसेंटेज यहाँ पर मालूम कर ली। अब हम लोगों के पास लास्ट न्यूमेरिकल बचा है, इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान न्यूमेरिकल है, पूरे बोर्ड की तरफ अभी मत फोकस कीजिएगा, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ वहाँ फोकस कीजिएगा। देखें, द डायमीटर ऑफ मून इज 3480 किलोमीटर, ठीक है। हम लोगों को मून का डायमीटर गिवन है 3480। डायमीटर का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। भाई डायमीटर एक किस्म का क्या है, डिस्टेंस है। डायमीटर होता क्या है, ये सर्कल बनाया, सर्कल का जो हाफ होता है ये क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये देखें, ये भी एक किस्म का क्या है, डिस्टेंस है ना, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। इसको हम लोग अभी डेटा के अंदर मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों को मून का डायमीटर गिवन है 3480 किलोमीटर। अच्छा, अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, हम लोगों से मून का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि मून का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप होता है या नहीं होता, होता है। तो किसी भी स्फेरिकल शेप के वॉल्यूम को मालूम करने का हमारे पास एक फिक्स फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। किसी भी स्फेरिकल शेप के वॉल्यूम को मालूम करने का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ मून पूछ रहे हैं, हाउ मैनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। दूसरे सवाल में हमसे ये पूछ रहे हैं कि अर्थ के वॉल्यूम के अंदर, अर्थ का जितना वॉल्यूम है, अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून्स आ जाएंगे। आसान अल्फाज में ये पूछ रहे हैं, देखें, हाउ मैनी मून्स वुड बी नीडेड टू क्रिएट अ वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। क्या कह रहे हैं कि हम लोगों को कितने मून चाहिए होंगे जो हमारे पास अर्थ जितना वॉल्यूम बन जाए, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि अर्थ के वॉल्यूम के अंदर हमारे पास कितने मून आ सकते हैं, ठीक है। और एक और तरीके से कह सकते हैं कि हम लोगों को कितने मून चाहिए होंगे जो हमारे पास अर्थ जितना वॉल्यूम बन जाए, ठीक है। दो तरीके से इसको कह सकते हैं। तो दो सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। देखें, वॉल्यूम को मालूम करने का फॉर्मूला, किसी भी स्फेरिकल चीज के वॉल्यूम को मालूम करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर यानी कि रेडियस, लेकिन सवाल में हम लोगों को कहीं भी रेडियस नहीं गिवन, डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर की मदद से मैं आराम से रेडियस निकाल सकता हूं, क्योंकि डायमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रेडियस अपॉन 2। डायमीटर का मतलब ये फॉर्मूला होता है, मैं आराम से इसकी मदद से क्या निकाल सकता हूँ, रेडियस निकाल सकता हूँ। अच्छा सॉरी, हाँ हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाँ यही फॉर्मूला होता है। गलत लिख दिया इसको मैंने थोड़ा सा। हमारे पास रेडियस को मालूम करने का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, ठीक है। जब भी आप लोगों को सवाल के अंदर डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर की मदद से आप लोग आराम से रेडियस मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे, रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, d/2, ठीक है। ये आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इसको रब करने जा रहे हैं और डेटा बनाने जा रहे हैं। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, दोनों सवाल मैंने आपको समझा दिए। एक हमसे पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ मून बताएं कि मून का कितना वॉल्यूम है, दूसरे में हमसे पूछ रहे हैं कि हम लोगों को कितने मून चाहिए होंगे जो हमारे पास अर्थ जितना वॉल्यूम बन जाए। तो सबसे पहले हम लोगों को मून का वॉल्यूम मालूम करना है, और फिर हम लोगों को अर्थ का भी वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा ना। जब हम लोग अर्थ का वॉल्यूम मालूम कर लेंगे फिर हमें ये पता चलेगा कि अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून आ सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ का भी वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले डेटा बनाते हैं। डायमीटर ऑफ मून, हम लोगों को मून का डायमीटर गिवन है, डायमीटर को डी से शो करते हैं, और मून के लिए मैंने छोटा सा लगा दिया एम, ठीक है। डायमीटर ऑफ मून हम लोगों को कितना गिवन है, 3480 किलोमीटर। इसको ऐसा यूनिट मीटर में लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो आप लोगों के पास
ये वैल्यू आ जाएगी डायमीटर की। ठीक है, अब आप लोगों को सवाल के अंदर एक और हिंट दिया हुआ है, बुक में लिखा हुआ है हिंट के तौर पे, रेडियस ऑफ अर्थ भी आप लोगों को गिवन है कितना 6380 किलोमीटर। रेडियस को आर से शो करते हैं, अर्थ के लिए मैंने लगा दिया छोटा सा ई। ठीक है, इतना गिवन है। इसको भी ऐसा यूनिट मीटर में लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास ये। ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास आ गई मीटर के अंदर। ठीक है, अब सवाल में पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, मून का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, वॉल्यूम को v से शो करते हैं, मून के लिए मैंने लगा दिया m, ये पूछ रहे हैं। और नंबर ऑफ मून्स इन अर्थ, अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून्स आ सकते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ठीक है, ये डेटा बना लिया। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्फेरिकल चीज के वॉल्यूम को मालूम करने का ये फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर डायमीटर कहीं पे भी नहीं आ रहा, रेडियस आ रहा है। तो हम लोग रेडियस मालूम कर सकते हैं आराम से d/2 से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेडियस ऑफ मून में मालूम करने जा रहा हूँ। क्यों मालूम करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर रेडियस आता है। तो रेडियस ऑफ मून, रेडियस को r से शो करते हैं, मून के लिए m लगा दिया। क्या फॉर्मूला होता है रेडियस मालूम करने का, d/2। लेकिन d/2 और रेडियस मालूम किसका कर रहे हैं, मून का, तो d के साथ भी मैंने छोटा सा लगा दिया m, dm/2। ठीक है, अब ये rm एज इट इज रहा, इज इक्वल टू dm यानी कि डायमीटर ऑफ मून आपको गिवन है मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, एसआई यूनिट वाली वैल्यू रखेंगे। कितना गिवन है, ये गिवन है। एसआई यूनिट वाली वैल्यू आप लोगों ने पुट कर दी। ठीक है, एसआई यूनिट वाली वैल्यू आप लोगों इसमें पुट कर देंगे। देखें, एसआई यूनिट वाली वैल्यू मैंने पुट की, डिवाइड बाय 2 रहेगा एज इट इज। जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 174,000 और एक और 0। और रेडियस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने रेडियस मालूम कर लिया। क्यों मालूम किया, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर रेडियस आता है। रेडियस हम लोगों ने डायमीटर की मदद से यहाँ पर मालूम कर लिया। अब मैं क्या मालूम करने जा रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ मून। जो मुझे सवाल में पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करें, वॉल्यूम ऑफ मून मालूम करने जा रहा हूँ। Vm वॉल्यूम ऑफ मून, क्या फॉर्मूला है, 4/3 पाई आर क्यूब। यही फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब, आर यानी कि रेडियस, रेडियस किसका है, मून का है। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ मून मालूम कर रहा हूं ना, तो रेडियस किसका रखूंगा, मून का रखूंगा। तो आर के साथ मैंने लगा दिया m, और ये देखें क्यूब रहेगा एज इट इज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Vm एज इट इज इक्वल्स टू 4/3 एज इट इज मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पुट कर दी 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ मून हम लोगों ने अभी निकाला डायमीटर की मदद से, ये निकाला, पुट किया, और इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्या आ गया, क्यूब आ गया। ठीक है, Vm एज इट इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 एज इट इज मल्टीप्लाई, इसका क्यूब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और डिवाइड में 3 रहेगा। ये देखें, डिवाइड में 3 रहेगा एज इट इज। ठीक है, बहुत आसान स्टेप में चल रही है। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई जब आप लोग करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आंसर आ जाएगा 2.2 एक्सपोनेंट 19। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। ये देखें, ये हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ मून मालूम कर लिया, 2.2 एक्सपोनेंट 19 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों को बताना है कि अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून आ सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कितने मून हम लोगों को चाहिए जो अर्थ जितना वॉल्यूम बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अर्थ का तो वॉल्यूम मालूम करेंगे ना भाई, ये तो पता चले कि अर्थ का वॉल्यूम कितना है, फिर ये बताएंगे कि अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून आएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं, अर्थ का भी शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और किसी भी स्फेरिकल शेप के वॉल्यूम को मालूम करने का हमारे पास की फिक्स फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। देखें, यही लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम कर रहा हूँ, वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना, क्या फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस किसका है, अर्थ का है ना, क्योंकि वॉल्यूम अर्थ का मालूम कर रहे हैं तो रेडियस अर्थ का रखेंगे, तो इसलिए आर ई लिखा और आर ई क्यूब, ये वही सेम फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, वी एज इट इज लिखा, 4/3 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ सवाल में गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद वाला लिखेंगे, ये गिवन है, पुट कर दिया, इसके ऊपर क्यूब है तो इसके ऊपर भी क्यूब आ गया। ठीक है, इसका सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग इसका क्यूब मालूम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसका उसको आप लोग 3.14 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो आप लोगों के पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का 1.08 एक्सपोनेंट 21। और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है जनाब, मीटर क्यूब। ठीक है, ये हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम किया। अब मुझे क्या बताना है कि अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून आ सकते हैं। ये देखें, अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून आ सकते हैं, तो मैं क्या कर लूंगा, इसका रेशो निकाल लूंगा, रेशो यानी कि डिवाइड, कि देखें अर्थ के वॉल्यूम के अंदर, अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून आ सकते हैं।
ठीक है, तो इसका मैंने रेशो निकाल लिया, वीई अपॉन वीएम, रेशो निकाला यानी कि डिवाइड किया, वीई यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम है, ये ला अभी निकाला है, पुट कर दी वैल्यू, अपॉन वीएम यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून मालूम है, ये रहा अभी निकाला है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। ठीक है, जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे आपस में तो क्या आंसर आएगा 49.09, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखें, ये Vm यानी कि वॉल्यूम ऑफ मून यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहां पे जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो ये देखें Ve इज इक्वल टू 49.09, Vm वहां पे जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर गया। अब इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो 49.09 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है, अर्थ का जो वॉल्यूम है वो 49.09 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक अर्थ, ये देखें, एक अर्थ के अंदर 49.09 मून्स आ जाएंगे। ठीक है, एक अर्थ के अंदर, एक वॉल्यूम ऑफ अर्थ के अंदर 49.09 क्या आ जाएंगे, मून्स आ जाएंगे, 49.09 वॉल्यूम ऑफ मून्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने रीड करके दिखाया। तो हम लोगों को यही मालूम करना था कि वॉल्यूम ऑफ मून्स इन अर्थ, अर्थ के वॉल्यूम के अंदर कितने मून्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं भाई, एक अर्थ के अंदर, एक वॉल्यूम ऑफ अर्थ के अंदर 49.09 वॉल्यूम ऑफ मून्स आ रहे हैं, यानी कि इन शॉर्ट एक अर्थ के अंदर हमारे पास 49.09 क्या आ सकते हैं, मून्स आ सकते हैं। इतना बड़ा है अर्थ का वॉल्यूम, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम से 49.09 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, यही आंसर आया ना, 49.09 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून। ठीक है, यही आंसर है। तो इसको मैं ऐसे भी रीड कर सकता हूं कि अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम से 49.09 टाइम्स बड़ा है, इसी वजह से अर्थ के वॉल्यूम के अंदर 49.0 मून्स आ सकते हैं। ठीक है, 49.09 वॉल्यूम्स ऑफ मून्स आ सकते हैं अर्थ के एक वॉल्यूम के अंदर। अच्छा, इसको मैंने आप लोगों को दो तरीके से रीड करके बता दिया। यहां पर जाकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के कंप्लीट तमाम न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।